हाय फ्रेंड्स, आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की सारी एनसीईआरटी एक्टिविटीज को। आप सभी जानते हैं कि आपके साइंस के चैप्टर्स के बीच में एक्टिविटीज गिवन होती हैं एंड ये एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन एक्टिविटीज से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब हम सैंपल पेपर कर रहे थे तब भी हमने देखा था कि एक्टिविटीज में से क्वेश्चन आए थे, तो ये एक्टिविटीज को करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनसीईआरटी की एक्टिविटीज नहीं करते हो ना, तो मतलब आपका आधा चैप्टर हुआ ही नहीं है, बिकॉज चैप्टर में जो भी हम कंसेप्ट समझते हैं वो सारा अप्लाई होता है एक्टिविटी में, है ना। ये एक प्रैक्टिकल तरीका है कंसेप्ट को समझने का, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आज इस वीडियो में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की सारी एक्टिविटीज को अच्छे से डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो वॉच इट टिल द एंड। सो स्टार्ट करते हैं विद द एक्टिविटी 3.1। इस एक्टिविटी में हमें आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम इनके सैंपल्स लेने हैं एंड इनके अपीयरेंस को नोट डाउन करना है, मतलब ये देखने में कैसे होते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो मेटल्स हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इनके सरफेस के ऊपर शाइन होती है, ये शाइनी होते हैं, ठीक है। देन क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल पेपर बाय रबिंग देम विद सैंड पेपर एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन। तो फिर आपको क्या करना है, ये जितने भी आपने मेटल्स लिए इनकी सरफेस को आपको रब करना है सैंड पेपर से एंड देन इनके अपीयरेंस को दोबारा नोट करना है। तो देखो क्या चेंज हमें देखने को मिलेगा, तो ये जो मेटल्स है ना, इनकी सरफेस और ज्यादा शाइनी हो जाएगी। पहले भी इनकी सरफेस पे शाइन थी, लेकिन सैंड पेपर से रब करने के बाद और शाइन बढ़ जाएगी। तो मेटल्स की इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है लस्टर, ठीक है। जो मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, उनकी सरफेस के ऊपर शाइन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस एक्टिविटी में हमने मेटल की इसी प्रॉपर्टी के बारे में बात करी, विच इज कॉल्ड लस्टर, मतलब मेटल्स की सरफेस के ऊपर शाइन होती है, ठीक है। एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है, बट जनरली जो मोस्टली जो मेटल्स होते हैं उनकी सरफेस के ऊपर शाइन होती है, नॉन मेटल्स की सरफेस के ऊपर शाइन नहीं होती। एक्सेप्शंस आर देयर इन बोथ द केसेस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या है, टेक स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, ट्राई टू कट दीज मेटल्स विद अ शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशंस। तो आपको क्या करना है, आपको इन मेटल्स के छोटे टुकड़े ले लेने हैं, स्मॉल पीसेस लेने हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम के, एंड देन आपको कोशिश करनी है कि आप इन मेटल्स को एक शार्प नाइफ से कट करो, ठीक है, एंड देन अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोट करो। तो फ्रेंड्स, क्या आप इन मेटल्स को नाइफ से कट कर सकते हो? तो इसका आंसर है नो। ये जो मेटल्स हैं ये काफी हार्ड होते हैं एंड यू कैन नॉट कट देम विद नाइफ, बिकॉज जो मेटल्स होते हैं उनके एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी स्ट्रांग होता है। तो इस वजह से जो मेटल्स होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं एंड इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है हार्डनेस, इसलिए हम मेटल्स को इजीली ऐसे नाइफ से कट नहीं कर सकते, ठीक है। बट देयर इज एक्सेप्शन है, जैसे कि सोडियम मेटल है, पोटेशियम मेटल है, ये जो मेटल्स होते हैं ना ये सॉफ्ट मेटल होते हैं, इनको हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं। यहाँ पर उसी के बारे में बताया है, होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। जो टोंग्स होते हैं, जो चिमटा हम यूज करते हैं किचन में, उससे आपको क्या करना है, सोडियम मेटल के एक पीस को होल्ड करना है एंड बहुत ही केयरफुली, बिकॉज सोडियम जो मेटल होता है वो काफी रिएक्टिव होता है। कॉशन, यहाँ पर हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विद केयर बिकॉज दिस इज वेरी रिएक्टिव। ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ अ फिल्टर पेपर। इसको ड्राई कर लेना है आपको फिल्टर पेपर के बीच में प्रेस करके। पुट इट ऑन वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विद अ नाइफ, एंड देन आपको सोडियम जो मेटल है, जो पीस है, उसको वॉच ग्लास के ऊपर रख के फिर उसको नाइफ से कट करना है वेरी केयरफुली, ठीक है। एंड क्या ऑब्जर्व करोगे आप कि आप सोडियम को आराम से नाइफ के थ्रू कट कर सकते हो, बिकॉज सोडियम इज नॉट दैट हार्ड, ठीक है, ये हार्ड नहीं है, इसको इजिली हम कट कर सकते हैं। पोटेशियम ऑल्सो, सो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। जनरली जो मेटल्स होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं एंड उनको हम नहीं कट कर सकते, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्टिविटी 3.2। इसमें बेसिकली हमने मेटल्स की हार्डनेस की प्रॉपर्टी के बारे में बात करी। अब नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या है, टेक पीसेस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर, प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 और 5 टाइम्स विद अ हैमर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो आपको यहाँ पर कुछ मेटल्स के पीसेस लेने हैं, जैसे कि आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर, एंड देन आपको इनमें से किसी भी एक मेटल को एक आयरन के ब्लॉक पर रखना है एंड हैमर से, हथौड़े से आपको 4 से 5 बार उस पर स्ट्राइक करना, उसको मारना है, ठीक है। फिर आप क्या ऑब्जर्व करोगे, रिपीट विद अदर मेटल्स। तो देखो फ्रेंड्स, जब हम इन मेटल्स को हिट करेंगे, हैमर के साथ स्ट्राइक करेंगे, तो ये जो मेटल्स है ना ये पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब बार बार हम उस मेटल को मारेंगे हैमर से, तो इससे जो वो मेटल्स हैं ये पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड मेटल्स की इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है मैलिएबिलिटी, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स
इसको बोला जाता है मैलिएबिलिटी। जैसे आपने एल्यूमिनियम के फॉइल देखे होंगे जो हम यूज करते हैं खाने को रैप करने के लिए, उसको गर्म रखने के लिए, है ना, तो वो क्या है, ये प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी है, जिससे हम पतली शीट्स में मेटल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, एंड देयर आर स्टिल एक्सेप्शंस, इसमें भी हमें एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे। सारे जो मेटल्स हैं उनको हम शीट में नहीं कन्वर्ट कर सकते, बट मोस्ट ऑफ द मेटल्स। ओके, अब नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या है, नेक्स्ट एक्टिविटी इज लिस्ट द मेटल्स हुज वायर्स यू हैव सीन इन डेली लाइफ। तो ऐसे मेटल्स के नाम आपको बताने हैं जिनकी वायर आप डेली लाइफ में देखते हो। तो देखो फ्रेंड्स, वायर्स कौन से मेटल्स की बनाई जाएंगी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं, बिकॉज वायर्स के थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को ही ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एंड उन्हीं मेटल्स का यूज किया जाएगा जो कि इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं, ताकि इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। ठीक है, तो उन्हीं मेटल्स का यूज होगा। एंड मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को, जिसके थ्रू हम उसको पतली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको बोला जाता है डक्टिलिटी। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स, दिस इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ठीक है, तो कौन से ऐसे मेटल्स हैं जिनकी वायर्स आप देखते हो अपनी डेली लाइफ में, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, सिल्वर, ये कुछ इंपॉर्टेंट मेन मेटल्स हैं जिनकी वायर्स बनाई जाती हैं, जो कि हम अपनी डेली लाइफ में देखते भी हैं। कॉपर की वायर हम देखते हैं, एल्यूमिनियम की वायर देखते हैं, कॉमनली यूज्ड हैं ये। ठीक है, ये होगी हमारी एक्टिविटी 3.4। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एक्टिविटी। सो इस एक्टिविटी में आपको एल्यूमिनियम या फिर कॉपर की वायर लेनी है एंड उस वायर को एक स्टैंड पर लगा देना है, जैसे कि फिगर में शो किया गया है। तो आपने ये वायर ली एल्यूमिनियम या फिर कॉपर की एंड देन इस वायर को ऐसे हॉरिजॉन्टली लगा दिया है स्टैंड पर। ठीक है, एंड फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। वैक्स का यूज करते हुए आपको एक नेल, एक पिन लेनी है एंड देन उस पिन को यहाँ पर आपको इस वायर के फ्री एंड पर अटैच कर देना है, लगा देना है। ये वायर का जो एंड है यहाँ पर ये पिन लगा देनी है वैक्स का यूज करते हुए। ठीक है, देन हीट द वायर विद अ स्पिरिट लैम्प, कैंडल और अ बर्नर नियर द प्लेस वेयर इट इज क्लैम्प्ड। एंड देन फिर आपको उस वायर को हीट करना है कैंडल, बर्नर या फिर स्पिरिट लैम्प का यूज करके। ठीक है, वायर को हीट करना है एंड देन कौन से एरिया को हीट करना है, जहां पर क्लैंप किया गया, मतलब ये स्टैंड के नजदीक वाला जो एरिया है ना, उस एरिया को हीट करना है वायर के। ओके, एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, नोट योर ऑब्जर्वेशंस, डज द मेटल वायर मेल्ट। तो अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोट डाउन करो एंड क्या मेटल की वायर मेल्ट होती है जब हम उसको हीट करेंगे। तो इसका आंसर है नो, ये जो मेटल की वायर है ये मेल्ट नहीं होगी। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो पिन है ना ये नीचे गिर जाएगी, बिकॉज जो वैक्स है ये मेल्ट होने लगेगा। देखो, जब हम वायर को हीट कर रहे हैं तो जो हीट है वो हीट है जो वो फ्लो करेगी यहाँ पर एंड फ्लो करते करते हीट यहाँ पर आएगी एंड जो वैक्स है वो मेल्ट हो जाएगा। वैक्स मेल्ट होगा तो फिर पिन नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो मेटल्स होते हैं दे आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। वो हीट को कंडक्ट करते हैं, हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। इसलिए जब हमने वायर के इस वाले पार्ट को हीट किया तो हीट फ्लो हुई, हीट उसने कंडक्ट करी एंड हीट फ्लो होके यहाँ पर आ गई, इसलिए वैक्स मेल्ट हुई। वैक्स मेल्ट हुई तो जो पिन है वो नीचे गिर गई। ठीक है, वायर मेल्ट नहीं होगी लेकिन यहाँ पर वैक्स मेल्ट हुई बिकॉज हीट कंडक्ट हुई एंड जो पिन है वो नीचे गिर जाएगी। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशंस रहेंगी। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा कि जो मेटल्स होते हैं दे आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, जैसे कि सिल्वर, आयरन, ये सारे जो मेटल्स हैं ये अच्छे कंडक्टर हैं हीट के। एक्सेप्शंस आर देयर बट वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल। ओके, देन नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या है, सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 3.2। तो आपको ये इलेक्ट्रिक सर्किट सेटअप करना है। ठीक है, यहाँ पर ये बैटरी है, देन ये बल्ब है, ये स्विच है एंड यहाँ पर ये दो क्लिप्स हैं, इसके बीच में आप एक सैंपल इंसर्ट करोगे। सो प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी एज शोन। तो ये जो टर्मिनल्स ए एंड बी ना, ये दोनों क्लिप्स हैं, इसके बीच में आपको एक मेटल प्लेस करना है जिसको हम टेस्ट करें। कोई भी मेटल आप इसमें रख सकते हो, उसका सैंपल आपको यहाँ पर इसके बीच में रख देना है। ठीक है, डज द बल्ब ग्लो, व्हाट डज दिस इंडिकेट। तो अब हमें क्या करना है, स्विच को ऑन कर देना है। स्विच को हम ऑन करेंगे तो फिर जो करंट है वो फ्लो होने लगेगा। तो अब हमसे पूछा है कि ये जो बल्ब है ये ग्लो करेगा या नहीं एंड इससे क्या इंडिकेट हो रहा है, इससे क्या शो हो रहा है। तो देखो इसका आंसर है यस, जो बल्ब है वो ग्लो होगा। बिकॉज रीजन क्या है, जब हम यहाँ पर मेटल पुट करेंगे ना ए एंड बी के बीच में, तो जो मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है तो इलेक्ट्रिसिटी फिर सर्किट के थ्रू फ्लो करेगी एंड अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो फिर बल्ब भी ग्लो करेगा, है ना। तो यहाँ पर जब हम मेटल पुट करेंगे एंड स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, करंट फ्लो होगा एंड बल्ब हमारा ग्लो होगा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट करते हैं, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ना, जब यहाँ पर हम मेटल पुट करेंगे। सो फ्रॉम दिस एक्टिविटी
वी प्रूव दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि सिल्वर, कॉपर, ये सारे जो मेटल्स हैं ये अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम प्रॉपर्टीज को ही टेस्ट कर रहे हैं इन एक्टिविटीज में। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ कार्बन, कोल और ग्रेफाइट, सल्फर एंड आयोडीन। तो आपको सैंपल्स कलेक्ट करने, किसके सैंपल्स? कार्बन के। कार्बन की ये फॉर्म होती है कोल एंड ग्रेफाइट, तो आपको कोल एंड ग्रेफाइट, सल्फर, आयोडीन, इनके सैंपल्स आपको कलेक्ट करने हैं। ये क्या है? ये नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, कैरी आउट द एक्टिविटीज 3.1 to 3.4 एंड 3.6 विद दीज नॉन मेटल्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो अभी जो हमने एक्टिविटी 3.1, 3.4 एंड 3.6 में किया था, वही एक्टिविटीज हमें इन सैंपल के साथ भी करनी है एंड ऑब्जर्वेशंस को इस टेबल में नोट डाउन करना है। तो देखो फ्रेंड्स, हमने पिछली एक्टिविटीज में बेसिकली प्रॉपर्टीज ही वेरीफाई करी थी कि वो मैलिएबल हैं या नहीं, डक्टाइल हैं या नहीं, उनको हम शीट्स में, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनकी सरफेस कैसी होती है। तो यही सारी हमने एक्टिविटीज करी थी पहले, तो उन्हीं को टेस्ट करना है हमें इन सैंपल्स पर एंड यहाँ पर नोट डाउन करना है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले एलिमेंट का नाम यहाँ पर हमें दिया हुआ है, इसके हमें सिंबल लिखने हैं। तो सिंबल क्या है? देखो, कोल का एंड ग्रेफाइट, ये दोनों क्या है? कार्बन की ही फॉर्म्स है, तो कार्बन का ही सिंबल यहाँ पर हम यूज करेंगे विच इज कैपिटल C। देन सल्फर का सिंबल होता है कैपिटल S एंड आयोडीन का सिंबल होता है कैपिटल I। ठीक है, देन टाइप ऑफ सरफेस, इनकी सरफेस कैसी होती है? वो शाइनी होती है या फिर डल होती है? तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर लस्टर की बात करी जा रही है। ठीक है, लस्टर, जो शाइन होती है सरफेस पर, उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है लस्टर। तो इनकी सरफेस पे शाइन है या नहीं? तो देखो फ्रेंड्स, कार्बन में, कोल एंड ग्रेफाइट की सरफेस पे कोई शाइन नहीं होती, सो दे आर नॉन लस्ट्रस। सल्फर की सरफेस पे भी कोई शाइन नहीं होती, सो इट इज नॉन लस्ट्रस। लेकिन आयोडीन यहाँ पर नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन है, आयोडीन की सरफेस पे शाइन होती है, इट हैज लस्टर, तो ये हो जाएगा लस्ट्रस। ठीक है, अब हार्डनेस की अगर हम बात करें तो देखो, जो कोल है वो काफी हार्ड होता है, उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सो ये जो कोल होता है दैट इज हार्ड। लेकिन ग्रेफाइट, सल्फर, आयोडीन ये क्या है? ये सॉफ्ट हैं, ये इतने हार्ड नहीं होते हैं, वी कैन इजिली ब्रेक देम। ओके, मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी मतलब हम इनको शीट्स में, पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। तो देखो, ये सारे जो नॉन मेटल्स हैं इनमें मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती, हम इनको शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो नो हो जाएगा सबका आंसर। देन डक्टिलिटी, क्या हम इनको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी नॉन मेटल को? तो इसका आंसर भी नो है, हम इनको वायर्स में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? तो देखो, ग्रेफाइट में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, अदरवाइज कोल, सल्फर एंड आयोडीन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देन सोनोरिटी, सोनोरिटी क्या है? ये एक प्रॉपर्टी होती है कि जब हम उसको हिट कर रहे हैं तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है या नहीं। तो आपने देखा होगा, जब मेटल को हम हिट करते हैं, जैसे आयरन को, तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है, तो इसी को बोला जाता है सोनोरिटी, है ना। तो देखो, ये सारे नॉन मेटल्स हैं, इनको जब हम हिट करेंगे तो कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, तो ये सोनोरस नहीं है, इनमें सोनोरिटी की प्रॉपर्टी नहीं है, तो आंसर विल बी नो फॉर ऑल द नॉन मेटल्स। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर सारे ऑब्जर्वेशंस को इस टेबल में आपको नोट डाउन कर लेना है, मैंने आपको वैसे ही बता दिया। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। सो इस एक्टिविटी में हमें मैग्नीशियम रिबन लेना है एंड कुछ सल्फर, थोड़ा सा हमें सल्फर पाउडर लेना है। ठीक है, वी हैव टू टेक द मैग्नीशियम रिबन एंड सल्फर पाउडर, बर्न द मैग्नीशियम रिबन, कलेक्ट द एशेस फॉर्म्ड एंड डिसॉल्व देम इन वाटर। तो आपको मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है, एशेस को कलेक्ट करके फिर पानी में डिसॉल्व कर देना है। देखो, जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करेंगे मतलब ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन हो रहा है एंड व्हाइट कलर की ऐश बनेगी, व्हाइट कलर का पाउडर बन जाएगा, जो कि होगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो ऐश है इसको हम पानी में मिला देंगे, मतलब H2O के साथ रिएक्शन होगा एंड क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, MgOH2। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ओके, टेस्ट द रिजल्टेंट सोल्यूशन विद बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिक। तो अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास आया है, ये एसिडिक है या बेसिक, ये लिटमस पेपर पर हमें चेक करना है। तो देखो, ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये बेसिक होगा नेचर में, बिकॉज ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा एंड ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही कलर का रहेगा, सो इट विल बी बेसिक इन नेचर। ये लिटमस पेपर पर हम टेस्ट करके बता देंगे। ठीक है, देन नाउ बर्न द सल्फर पाउडर। अब आपको सल्फर पाउडर को बर्न करना है, प्लेस अ टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर टू कलेक्ट द फ्यूम्स प्रोड्यूस। बर्न कर रहे हो तो फ्यूम्स भी प्रोड्यूस होंगी, तो उस फ्यूम्स को कलेक्ट करने के लिए उसके ऊपर टेस्ट ट्यूब रख देना है। ठीक है, तो देखो, सल्फर पाउडर को जब हम बर्न करेंगे मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है एंड सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। देन ऐड सम वाटर टू द अबव टेस्ट ट्यूब एंड शेक। अब देन ये जो हमारे पास गैस आएगी सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें हमें वाटर ऐड कर देना है। तो देखो, SO2 हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड था एंड इसमें हम क्या करेंगे? वाटर ऐड कर देंगे, तो क्या बनेगा?
बन जाएगा सल्फ्यूरस एसिड, मतलब H2SO3। ये क्या है हमारा सल्फ्यूरस एसिड है। तो ये सल्फ्यूरस एसिड बनेगा जब हम सल्फर डाइऑक्साइड में वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, टेस्ट दिस सोल्यूशन विद ब्लू एंड लिटमस पेपर, इज द प्रोडक्ट फॉर्म बर्निंग सल्फर पेपर, एसिडिक और बेसिक। तो देखो सल्फ्यूरस एसिड है ये, तो ऑब्वियसली इसका नेचर क्या होगा, ये एसिडिक होगा। ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा एंड रेड लिटमस पेपर का कलर रेड ही रहेगा। सो दिस विल बी एसिडिक इन नेचर। कैन यू राइट इक्वेशंस? तो इक्वेशंस मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। ओके, तो ये आपकी एक्टिविटी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जिसमें आपको एक तो नेचर बताना होता है एंड ऐसे रिएक्शंस लिखने के लिए बोला जा सकता है। ओके, देन 3.9 एक्टिविटी में है होल्ड एनी ऑफ द सैंपल्स टेकन अबव विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड ट्राई बर्निंग ओवर अ फ्लेम, रिपीट विद अदर मेटल सैंपल्स ऑल्सो। तो आपको कुछ मेटल के सैंपल्स लेने हैं एंड उनमें से किसी भी एक सैंपल को आपको टोंग्स में मतलब चिमटे से पकड़ के बर्न करना है एंड देन यू हैव टू रिपीट दिस विद अदर मेटल सैंपल्स। तो आपको किसी भी मेटल सैंपल को बर्न करना है। ठीक है, तो हर एक के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है उसकी रिएक्टिविटी पर। हम रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, वो सीरीज आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। जितने ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होंगे वो उतना जल्दी बर्न करेंगे और जल्दी वो ज्यादा रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ। एंड रिएक्टिविटी सीरीज में जितने नीचे होंगे मेटल्स वो कम रिएक्ट करेंगे एंड दे विल बी लेस रिएक्टिव। ओके, तो रिएक्टिविटी सीरीज पर ही बेस्ड ये एक्टिविटी है। सो कलेक्ट द प्रोडक्ट इफ फॉर्म्ड, लेट द प्रोडक्ट्स एंड मेटल सरफेस कूल डाउन। तो बर्न करने के बाद आपको फिर मेटल सरफेस को ठंडा होने के लिए रख देना है। विच मेटल बर्न इजीली, कौन सा ऐसा मेटल है जो कि इजीली बर्न हो जाता है? तो रिएक्टिविटी सीरीज के जो टॉप में है जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ये इजीली बर्न हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम सोडियम का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो सोडियम इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट फ्लेम कलर डिड यू ऑब्जर्व व्हेन द मेटल बर्न? तो जब सोडियम बर्न हुआ तो फ्लेम का कलर क्या होता है? फ्लेम का कलर होता है येलो। ओके, हाउ डज द मेटल सर्फेस अपीयर आफ्टर बर्निंग? सोडियम की सर्फेस कैसी होती है बर्न होने के बाद? सो इट इज सिल्वर व्हाइट। सिल्वर व्हाइट उसका कलर होता है सर्फेस का बर्न होने के बाद। अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो आपको यहाँ पर मेटल्स को अरेंज करना है उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पर मेटल की रिएक्टिविटी में उसको मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है उनको अरेंज करना है। ओके, तो सबसे पहले देखो सोडियम, देन उससे कम रिएक्टिव है मैग्नीशियम, देन उससे कम रिएक्टिव एल्यूमिनियम, देन उससे कम रिएक्टिव जिंक, देन उससे कम रिएक्टिव है आयरन, देन उससे कम रिएक्टिव है लेड एंड देन उससे कम रिएक्टिव है कॉपर। तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया मेटल्स का इन द ऑफ देयर रिएक्टिविटी। ठीक है, ये कम रिएक्टिव होते जा रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द सीरीज। देन आर द प्रोडक्ट सॉल्युबल इन वाटर। तो देखो प्रोडक्ट क्या बने, जब हमने सोडियम को बर्न किया तो सोडियम को बर्न करने के बाद सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एंड सोडियम ऑक्साइड बनेगा एंड सोडियम ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट का पता होना चाहिए। प्रोडक्ट यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड बना विच इज सॉल्युबल इन वाटर। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। सो इस एक्टिविटी में हमें सेम सैंपल्स को कलेक्ट करना है जो कि हमने एक्टिविटी 3.9 में यूज किए थे। मतलब वही जो मेटल्स जो हमने पिछली एक्टिविटी में यूज किए थे वो सारे जो मेटल्स हैं वो आपको उनके सैंपल्स कलेक्ट करने हैं एंड देन पुट स्मॉल पीसेस ऑफ द सैंपल सेपरेटली इन बीकर्स हाफ फिल्ड विद कोल्ड वाटर एंड देन आपको उन मेटल के सैंपल्स के छोटे छोटे पीसेस को बीकर में डालना है जो कि कोल्ड वाटर से आधे फिल्ड है। ठीक है, देन विच मेटल्स रिएक्टेड विद कोल्ड वाटर, अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद कोल्ड वाटर। तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज पूरी अच्छे से पता होनी चाहिए एंड रिएक्शन विद वाटर वाला जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने देखा था कि कौन से जो मेटल्स हैं वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कौन से मेटल्स हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कौन से मेटल्स स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, कौन से मेटल्स हैं जो बिल्कुल भी वाटर की किसी भी फॉर्म के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है। तो वो पूरा जो टॉपिक था ना उसमें से ये एक्टिविटी आई है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको रिएक्शन पूरा अच्छे से पता होनी चाहिए एंड रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो कौन से मेटल्स हैं जो कि कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये जो मेटल्स हैं ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, जबकि सोडियम और पोटेशियम तो इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं, ये कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, नॉर्मल वाटर किसी के साथ भी बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव। तो यहाँ पर कोल्ड वाटर का पूछा था कौन से मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, सो वो है सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। अब इन्हें अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो ये रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इन्हें अरेंज करना है। तो देखो इन तीनों में से सबसे कम रिएक्टिव है कैल्शियम, फिर उससे ज्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम एंड देन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया इनकी रिएक्टिविटी का विद द कोल्ड वाटर। ठीक है, देन
डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर, तो किसी मेटल ने फायर मतलब आग प्रोड्यूस करी, क्या उसने फायर कैच कर ली जब हमने वाटर के साथ रिएक्शन करवाया? तो द आंसर फॉर दिस इज सोडियम एंड पोटेशियम। देखो सोडियम एंड पोटेशियम पहले ही बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये जब रिएक्ट करते हैं इतने वायलेंटली रिएक्ट करते हैं कि इनमें आग लग जाती है, दे कैच फायर। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इसका आंसर हो जाएगा सोडियम एंड पोटेशियम, दे प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर। ठीक है, देन डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम, ऐसा कौन सा मेटल है जो रिएक्शन के बाद, वाटर के साथ रिएक्शन के बाद वो फ्लोट करने लगता है? तो इसका आंसर है कैल्शियम। जब कैल्शियम का हम रिएक्शन करवाते हैं ना, तो रिएक्शन के बाद जो बबल्स बनते हैं गैस के, वो सरफेस पर स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, सरफेस पर आ जाते हैं, इस वजह से कैल्शियम फ्लोट करने लगता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। देन पुट द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इन बीकर्स हाफ फिल्ड विद हॉट वाटर। अब जो उनसे ऐसे मेटल्स हैं, सारे के सारे मेटल्स कोल्ड वाटर से तो रिएक्ट करेंगे नहीं, तो जो मेटल्स कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं किए उनको आपको अब रिएक्ट करवाना है हॉट वाटर से। तो उन मेटल्स को अब आपको उस बीकर में डालना है जिसमें आधा हॉट वाटर, हाफ फिल्ड है वो हॉट वाटर से। तो अब आपको बताना है कि कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो कि हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं। इट इज मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम ऐसा मेटल है जो कि कोल्ड वाटर से नहीं हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। ठीक है, then for the metals that did not react with hot water, arrange the apparatus as shown in figure 3.3 and observe their reaction with steam। अब ऐसे भी मेटल्स हैं जो कि ना ही कोल्ड वाटर ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करेंगे, वो स्टीम से रिएक्ट करेंगे। तो स्टीम से आपको रिएक्ट करवाना है एंड उसके लिए apparatus सेट करना है, वो आगे मैं आपको फिगर दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आपको बताना है कि कौन से मेटल्स स्टीम से रिएक्ट करते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। ठीक है, ये तीनों जो मेटल्स हैं ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं, नॉट विद हॉट और कोल्ड वाटर। ये हम अच्छे से पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, वो टॉपिक आपको पता है तो आप इजीली इन्हें आंसर कर सकते हो। विच मेटल्स डिड नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम, एंड ऐसे भी मेटल्स हैं जो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। ऐसे कौन से मेटल्स हैं? कॉपर, लेड, सिल्वर एंड गोल्ड। ये जो मेटल्स हैं ये कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्टीम किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, दे विल नॉट रिएक्ट एट ऑल। तो ये हो जाएंगे कॉपर, लेड, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, बाकी सब सारे मेटल्स मैंने आपको बता दिए। अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी विद वाटर। तो अब आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में मेटल्स को अरेंज करना है। तो देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो सोडियम है, देन पोटेशियम, देन इट इज कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम एंड देन आयरन एंड सो ऑन। तो ये इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है रिएक्टिविटी का, ये जो रिएक्टिविटी है वो कम होती जा रही है। तो हमने ऐसे मेटल्स को अरेंज कर दिया। ठीक है, अब देखो आगे हम apparatus देख लेते हैं कैसे आप स्टीम के साथ रिएक्शन करवाते हो किसी भी मेटल का। तो उसके लिए आपको ये सेटअप करना है स्टीम के साथ रिएक्ट करवाने में। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसको हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल कर दिया एंड यहाँ पर ये क्या है, ग्लास वुल सोक्ड इन वाटर। ग्लास वुल है जिसको पानी में हमने डुबो रखा है, पानी से वो सोक्ड है, मतलब इसमें वाटर का कंटेंट है। ठीक है, देन इसके आगे ये मेटल का सैंपल है, मतलब जिस भी मेटल के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं, जो भी मेटल है, मैग्नीशियम है, एनी अदर मेटल, आयरन, एल्यूमिनियम, ओके, तो वो मेटल का सैंपल यहाँ पर होगा। देन ये कॉर्क है यहाँ पर एंड इससे यहाँ पर ये पाइप कनेक्टेड है, ये ट्यूब है जो कि इधर इस बीकर में जा रही है जो कि वाटर से फिल्ड है। तो जो भी गैस बनेगी रिएक्शन के बाद वो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पर आ जाएगी एंड ये स्टैंड है जो कि कनेक्टेड है। तो देखो हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे। ये जो ग्लास फुल है जो विच इज सोक्ड इन वाटर, इसको हम बर्न करेंगे। बर्न करेंगे ना तो जो वाटर कंटेंट है वो इवेपोरेट होगा एंड स्टीम बनेगी। अब जो स्टीम बनी है वो यहाँ पर आएगी इस मेटल सैंपल के साथ एंड उसका रिएक्शन होगा एंड रिएक्शन के बाद जो हाइड्रोजन गैस बनेगी वो यहाँ से इस ट्यूब के थ्रू, डिलीवरी ट्यूब के थ्रू वो यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब में आ जाएगी एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बन रही है। तो ऐसे हम रिएक्शन करवाते हैं मेटल्स का विद स्टीम। यहाँ पर लिखा भी है एक्शन ऑफ स्टीम ऑन अ मेटल। ठीक है, तो ये पूरा सेटअप होता है। तो ये थी हमारी एक्टिविटी 3.10। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी में हमें मेटल सैंपल्स को कलेक्ट करना है लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम नहीं लेना है बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो अब की बार हम सोडियम एंड पोटेशियम के सैंपल्स नहीं लेंगे, बाकी जो मेटल्स हैं जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, इनके हम सैंपल्स लेंगे। ठीक है, इफ द सैंपल्स आर टार्निश्ड रब देम क्लीन विद सैंड पेपर एंड देन उनको क्लीन करने के लिए सैंड पेपर से उन्हें रब करना है। ठीक है, डू नॉट टेक सोडियम एंड पोटेशियम एज दे रिएक्ट विगोरसली इवन विद कोल्ड वाटर। हमें सोडियम एंड पोटेशियम नहीं लेना है बिकॉज ये कोल्ड वाटर के साथ भी बहुत ही vigorously, violently react करते हैं। ठीक है, तो ये इसका आपको ध्यान रखना है। Put the sample separately in test tubes containing dilute hydrochloric acid। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होंगे, उन टेस्ट ट्यूब में अलग अलग करके आपको ये मेटल के सैंपल्स डालने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेटल का
एंड एसिड का रिएक्शन हो रहा है। तो ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 में भी हमने पढ़ा था, एंड कि जब मेटल का रिएक्शन होता है एसिड के साथ तो क्या बनता है, तो बनता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी मेटल एंड एसिड का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यहाँ पर जो हमारे मेटल सैंपल्स हैं इनको हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल रहे हैं टेस्ट ट्यूब में, तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो देखो सस्पेंड थर्मोमीटर्स इन द टेस्ट ट्यूब सो दैट देयर बल्ब्स आर डिप्ड इन द एसिड। तो अब आपको क्या करना है, थर्मोमीटर लेना है, थर्मोमीटर को क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में डिप करना है। इस तरीके से डिप करना है कि थर्मोमीटर का आगे वाला जो वो बल्ब वाला पार्ट होता है जिससे टेम्परेचर वो मेजर करता है वो उसके एसिड के अंदर डिप्ड हो। ठीक है, ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स केयरफुली। अब आपको ये देखना है कि कितने जल्दी जो बबल्स हैं वो फॉर्म हो रहे हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है बबल्स का, वो आपको ऑब्जर्व करना है अलग अलग मेटल सैंपल्स को लेकर। तो देखो फ्रेंड्स, जितने ज्यादा रिएक्टिव होंगे मेटल्स उतने ही जल्दी बबल्स बनेंगे, उतने ही जल्दी वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनाएंगे। अगर मेटल ज्यादा रिएक्टिव है तो जल्दी वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाएगा एंड बबल्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है मेटल की रिएक्टिविटी पे। ओके, विच मेटल रिएक्टेड विगोरसली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कौन सा ऐसा मेटल है जो कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बहुत ही वायलेंटली विगोरसली रिएक्ट किया, सो दैट इज मैग्नीशियम। देखो सोडियम एंड पोटेशियम हमने यहाँ पर लिया नहीं है, हमारे पास कौन से मेटल्स के सैंपल है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए वो ज्यादा विगोरसली हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा एंड साल्ट एंड हाइड्रोजन बनेगा। ओके, सो कौन सा मेटल है जो कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ विगोरसली रिएक्ट करेगा, इट इज मैग्नीशियम। ठीक है, विद विच मेटल डिड यू रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर। कौन सा मेटल है जिसमें आपने हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया, सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा। तो ऑब्वियसली बात है, जो मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव है उसमें जो टेम्परेचर है वो भी उतना ज्यादा ही होगा। तो हाईएस्ट टेम्परेचर कौन से मेटल में हम रिकॉर्ड करेंगे, मैग्नीशियम में ही। ठीक है, मैग्नीशियम में ही हाईएस्ट टेम्परेचर हम रिकॉर्ड करेंगे। देन अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद डाइल्यूट एसिड। अब आपको मेटल्स को अरेंज करना है उनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में, जब हम उसको डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव इन मेटल्स में मैग्नीशियम है, देन उसके बाद है एल्यूमिनियम, देन उसके बाद है जिंक एंड देन उसके बाद है आयरन। यहां पर ये मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, मैग्नीशियम, देन उससे कम एल्यूमिनियम, देन जिंक एंड देन लास्ट में आयरन। तो ये मेटल्स की डिक्रीजिंग ऑर्डर है रिएक्टिविटी की विद डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमने मेटल एंड एसिड का रिएक्शन देखा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी में हमें एक क्लीन वायर लेनी है कॉपर की एंड आयरन नेल लेना है। ठीक है, वी हैव टू टेक अ क्लीन वायर ऑफ कॉपर, कॉपर की एक वायर लेनी है एंड आयरन नेल, मतलब आयरन की कील लेनी, नेल लेना है। ओके, पुट द कॉपर वायर इन अ सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट एंड द आयरन नेल इन द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। आपको करना क्या है, यहाँ पर जो कॉपर वायर आपने ली है वो आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में उसको डालना है। जो कॉपर की वायर है उसको आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में डालना है एंड जो आयरन की नेल है उसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालना है। ठीक है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस आफ्टर 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के बाद आपको अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। तो देखो फ्रेंड्स, होगा क्या, यहाँ पर रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। कैसे, देखो यहाँ पर हम कॉपर वायर को आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में डाल रहे हैं, मतलब कॉपर का रिएक्शन हो रहा है आयरन सल्फेट के साथ, FeSO4 के साथ। तो यहाँ पर क्या कोई रिएक्शन होगा, यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज जो कॉपर है वो आयरन से कम रिएक्टिव है। ये ऑलरेडी हम पिछली एक्टिविटीज में देख चुके हैं, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में हमने देखा कि जो कॉपर है वो आयरन से कम रिएक्टिव होता है। एंड हम जानते हैं कि अगर कोई मेटल दूसरे मेटल से कम रिएक्टिव है तो वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। जब एक मेटल दूसरे मेटल से ज्यादा रिएक्टिव होता है तब वो उसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव है, तो क्या कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, एज इट इज कॉपर वायर आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में ही रहेगा एंड कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। जबकि जब हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालेंगे तब क्या रिएक्शन होगा, देखो आयरन नेल मींस Fe। ठीक है, आयरन नेल को जब हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालेंगे तो यहाँ पर क्या कोई रिएक्शन होगा, इसका आंसर है यस। जो आयरन है ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। क्यों, बिकॉज ऑलरेडी हम जानते हैं कि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, सो इट्स मोर रिएक्टिव, इसलिए आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा एंड यहाँ पर आयरन सल्फेट बन जाएगा एंड कॉपर मेटल अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये 20 मिनट्स के बाद हम ये ऑब्जर्व करेंगे एंड हम ऑब्जर्व क्या करेंगे, यहाँ पर आयरन नेल एंड कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन का रिएक्शन हुआ है तो आयरन नेल के ऊपर क्या होगा, ब्राउन सी कवरिंग आ जाएगी, बिकॉज कॉपर उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज कॉपर मेटल यहाँ पर अलग हो गया तो ये जो कॉपर मेटल है ये आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा एंड उसका ब्राउन ब्राउन कलर हो जाएगा। ठीक है,
इन विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड दैट अ रिएक्शन हैज अकर्ड, तो कौन सी टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हुआ है, जिस टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था एंड उसमें हमने आयरन नेल डाला था, तो उस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन होगा, ठीक है। ऑन व्हाट बेसिस कैन यू से दैट अ रिएक्शन हैज एक्चुअली टेकन प्लेस, अब क्या बेसिस है, हम ये कैसे बताएंगे कि ये रिएक्शन हुआ है। देखो जो आयरन नेल है उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, साथ ही साथ जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो कलर होता है ना वो ब्लू होता है, लेकिन रिएक्शन के बाद वो जो ब्लू कलर है वो फेड हो जाएगा एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो कलर है वो पेल ग्रीन मतलब हल्का ग्रीन होने लगेगा। पहले ब्लू कलर था लेकिन वो ब्लू कलर अब फेड होने लगेगा एंड ग्रीन कलर हो जाएगा, तो इससे भी हमें पता चल रहा है कि रिएक्शन हुआ है। आयरन नेल के ऊपर भी कॉपर की डिपोजिशन आ जाएगी एंड जो सोल्यूशन का कलर है वो ब्लू से ग्रीन हो जाएगा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर, ठीक है। Can you correlate your observation for the activities 3.9, 3.10 and 3.10 and 3.11? तो इन एक्टिविटीज में हमने रिएक्टिविटी सीरीज की बात करी थी, तो इनसे हम कोरिलेट कर सकते हैं ये बोल के कि हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा था कि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया एंड आयरन सल्फेट बना, तो ये पिछली एक्टिविटीज से ऐसे रिलेटेड है। देन राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट हैज टेकन प्लेस एंड ऑल्सो टाइप ऑफ रिएक्शन, तो मैंने आपको यहाँ पर ये इक्वेशन लिख के दिखाई दी एंड यहाँ पर कौन से टाइप का रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बिकॉज आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है, ठीक है। तो ये आपकी पूरी रिएक्शन था, अब ये पूरी एक्टिविटी थी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर बेस्ड। यहाँ पर आप ये फिगर भी देख सकते हो, ये आपका कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, ये आपका आयरन सल्फेट है, ये आयरन नेल है, ये कॉपर की वायर है। देखो ब्लू कलर था लेकिन रिएक्शन के बाद ये ग्रीन हो जाएगा एंड ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाएगा एंड ये जो आयरन नेल है उसके ऊपर ये आप देख सकते हो ये कॉपर की कवरिंग आ गई एंड यहाँ पर इस वाली टेस्ट ट्यूब में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये आप फिगर से भी समझ सकते हो। अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। तो इस एक्टिविटी में हमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम क्लोराइड के सैंपल्स लेने हैं अपने साइंस की लैबोरेटरी में से। तो देखो फ्रेंड्स, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड, ये क्या है, ये आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स मेनली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में होता है एंड इसमें दो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस होते हैं, ठीक है। तो तब जो कंपाउंड बनता है वो आयनिक कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड आयनिक बॉन्ड से बनता है, तो आपको आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पूरा अच्छे से पता होना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज ये पूरी एक्टिविटी उसी पर बेस्ड है एंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NaCl, पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला है Ki एंड बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है BaCl2। What is the physical state of these salts? इन salts की फिजिकल स्टेट क्या है, ये काफी हार्ड होते हैं, दे आर सॉलिड एंड ये ब्रिटल होते हैं, मतलब इनको हम पीसेस में तोड़ सकते हैं अगर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो इनका फिजिकल स्टेट क्या होता है, हार्ड एंड ब्रिटल, ओके। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ सैंपल ऑन अ मेटल स्पेट्यूला एंड हीट डायरेक्टली ऑन द फ्लेम, रिपीट विद अदर सैंपल्स। आपको क्या करना है, ये जो आपके आयनिक कंपाउंड्स है ना, इनके सैंपल लेने, थोड़ा सा अमाउंट लेना है एंड मेटल स्पेट्यूला पर उनको हीट करना है एंड व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, डिड द सैंपल्स इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम, डू दीज कंपाउंड्स मेल्ट। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, देखो जब हम इन आयनिक कंपाउंड्स को, इन सॉल्ट्स को जब हम हीट करेंगे ना, जब हम हीट करेंगे तो फ्लेम होगी, जो फ्लेम है वो कलर में कलर प्रोड्यूस करेंगे, मतलब फ्लेम की अलग अलग कलर होती है फॉर दीज साल्ट्स। जब हम सोडियम क्लोराइड को हीट करेंगे तो ये ऑरेंज येलो फ्लेम के साथ हीट बर्न होगा, ठीक है, ऑरेंज येलो फ्लेम के साथ बर्न होगा। जब हम पोटेशियम आयोडाइड को हीट करेंगे तो वॉयलेट कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होगी एंड जब हम बेरियम क्लोराइड को हीट करेंगे तो ग्रीन कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो जो फ्लेम का कलर है, जो आग है, जो लपटें हैं, उनका जो कलर है वो अलग अलग है इन साल्ट्स के लिए, ठीक है। फॉर दिस इट इज ऑरेंज येलो, देन वॉयलेट एंड ग्रीन, ठीक है। देन डू दीज कंपाउंड्स मेल्ट, क्या ये कंपाउंड्स मेल्ट होंगे, नहीं, ये कंपाउंड्स मेल्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज अच्छे से पता होनी चाहिए, वरना आप इसे आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। Then try to dissolve the samples in water, petrol and kerosene. Are they soluble? तो क्या ये आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल हैं? तो देखो आयनिक कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं लेकिन और किसी सॉल्वेंट में जैसे पेट्रोल केरोसिन में सॉल्युबल नहीं होते। तो इसका आंसर क्या है कि ये जो कंपाउंड्स हैं ये सॉल्युबल होंगे वाटर में लेकिन दे विल बी नॉट सॉल्युबल इन वाटर एंड केरोसिन, ठीक है, सॉरी पेट्रोल एंड केरोसिन। देन मेक अ सर्किट एज शोन इन फिगर 3.8 एंड इंसर्ट द इलेक्ट्रोड्स इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ वन सॉल्ट। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, टेस्ट द अदर साल्ट सैंपल्स टू इन दिस मैनर। तो आपको एक सर्किट बनाना है, आगे फिगर में वो दिखाया भी गया है, सर्किट आपको बनाना है एंड इसमें आपको इस सर्किट में दो इलेक्ट्रोड्स डाल देने हैं, एनोड एंड कैथोड, इन द सोल्यूशन ऑफ द साल्ट, मतलब साल्ट के जो सोल्यूशन है, ये आपके साल्ट हैं, इनका सोल्यूशन लेना है एंड उनमें वो दोनों इलेक्ट्रोड्स डाल देने हैं एंड अपना सर्किट बनाना है। तो क्या आप ऑब्जर्व करोगे एंड
और दूसरे सॉल्ट के भी आपको सोल्यूशन बनाने हैं, उनमें भी सेम ऐसा ही करना है। व्हाट इज योर इन्फ्लुएंस अबाउट द नेचर ऑफ दीज कंपाउंड्स। तो देखो फ्रेंड्स, जब यहाँ पर हम एक सर्किट बनाएंगे ना, सर्किट में बल्ब भी होगा, ठीक है, एंड जो साल्ट सोल्यूशन है उसमें जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो हमने रखे होंगे। तो ये जो साल्ट के सोल्यूशन होते हैं ना, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। वी नो कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं जब अपने मोल्टन स्टेट में होते हैं, अपने एक्वस सोल्यूशन में होते हैं, तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जब हम इन साल्ट का सोल्यूशन बनाएंगे, इनका एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे एंड सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। इट मीन्स सर्किट में जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, ठीक है। तो इससे हमारी क्या इन्फ्लुएंस है अबाउट द नेचर ऑफ दीज कंपाउंड्स, इससे हमें पता चलता है कि ये जो कंपाउंड्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इन देयर एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। ये जो साल्ट्स हैं ये दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सोल्यूशन। ये अपने हार्ड स्टेट में, जब हम इनको पानी में नहीं मिलाएंगे, ये अपने हार्ड स्टेट में होंगे, तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब एक्वस सोल्यूशन हम बना देंगे, इनका सोल्यूशन बना देंगे, देन दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यहाँ पर ये आगे फिगर में दिखाया भी गया है, ठीक है, यू कैन सी इट हियर। यहाँ पर ये तो बर्न वाला है, जो हमने पहले बर्न किया था मेटल स्पेट्यूला पर, तो ये फ्लेम प्रोड्यूस होगी एंड फ्लेम का कलर अलग होगा एंड ये जो सैंपल्स हैं ये मेल्ट नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमने सर्किट बनाया है, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं ये साल्ट सोल्यूशन के अंदर हमने डाल रखे हैं एंड यहाँ पर ये बल्ब है। तो ये साल्ट के जो सोल्यूशन है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी एंड ये जो बल्ब है ये ग्लो करेगा, ठीक है। तो ये आपकी एक्टिविटी थी 3.13 एंड इसमें बेसिकली हमने आयनिक कंपाउंड्स की बात करी। ओके, लेट्स सी द लास्ट एक्टिविटी। सो इस एक्टिविटी में आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, उनको क्लीन करना है एंड देन उनमें आयरन नेल्स डालने हैं। यू हैव टू टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स A, B एंड C, ठीक है। आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं A, B एंड C, उनको क्लीन किया एंड देन उनमें आयरन नेल्स डालनी है। ओके, फिर pour some water in test tube A and cork it। जो आपकी टेस्ट ट्यूब A है उसमें आपको वाटर डाल देना है एंड देन उस पर कॉर्क मतलब कवरिंग सी लगा देनी है ताकि बाहर से एयर एंटर ना हो, ठीक है। फिर टेस्ट ट्यूब B में आपको क्या करना है, pour boiled distilled water in test tube B and add about 1 ml of oil and cork it। टेस्ट ट्यूब B में सबसे पहले आपको बॉइल्ड वाटर डालना है, मतलब वाटर को, डिस्टाइल्ड वाटर को बॉईल किया हुआ हो तो वो बॉइल्ड वाटर आपको डालना है टेस्ट ट्यूब B में। देन उसके ऊपर आपको 1 ml ऑयल डाल देना है एंड फिर उसके ऊपर कॉर्क लगाना है। ऑयल हमने क्यों डाला है, ताकि जो वाटर है एंड उसके ऊपर ऑयल है, तो इससे क्या होगा, जो ऊपर एयर है एंड जो वाटर है वो एयर वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाएगी। जो ऑयल है वो एक टाइप से बैरियर बन जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑयल वाटर में डिसॉल्व होता ही नहीं है, ठीक है। वो आगे हम फिगर में भी देख लेंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। द ऑयल विल फ्लोट ऑन वाटर एंड प्रिवेंट द एयर फ्रॉम डिसॉल्विंग इन द वाटर। तो यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है कि जब हम ऑयल डाल देंगे ना बॉइल्ड वाटर के ऊपर, तो ऑयल वाटर में डिसॉल्व तो होगा नहीं, वो जो ऑयल है वो वाटर के ऊपर ही फ्लोट करेगा एंड ऑयल के ऊपर जो एयर है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होगी। तो ये प्रिवेंट करने के लिए बैरियर की तरह काम करेगा, ठीक है। पुट सम एनीहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इन टेस्ट ट्यूब सी। टेस्ट ट्यूब सी में आपको क्या करना है, इसमें आपको एनीहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डालना है। ये क्या है, ये हमारा ड्राइंग एजेंट होता है जो कि एयर को ड्राई करता है, उसमें से एयर में जो वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको सोख लेता है। तो ये आपका ड्राइंग एजेंट है एनीहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ये हम टेस्ट ट्यूब सी में डालेंगे एंड देन उसके ऊपर कॉर्क लगा देंगे, ठीक है। एनीहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड विल ऑब्जॉर्व द मॉइस्चर इफ एनी फ्रॉम द एयर। तो इसका काम क्या है, ये एयर में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा टेस्ट ट्यूब के अंदर जो एयर प्रेजेंट है, बिकॉज हमने कॉर्क लगा दिया बाहर से तो एयर आ नहीं सकती, अंदर जो टेस्ट ट्यूब के प्रेजेंट है एयर उसमें से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा एनीहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। इफ लीव दीज टेस्ट ट्यूब्स फॉर फ्यू डेज एंड देन ऑब्जर्व इट। फिर आपको क्या करना है, इन तीनों टेस्ट ट्यूब्स को छोड़ देना है एंड देन 3 दिनों के बाद आपको, कुछ दिनों के बाद इन्हें ऑब्जर्व करना है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द फिगर। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि टेस्ट ट्यूब ए में जो हमारी आयरन नेल्स है ना उनके ऊपर जंग लग जाएगा, रस्ट लग जाएगा एंड जो आयरन नेल्स टेस्ट ट्यूब बी एंड सी में है उनके ऊपर कोई भी रस्ट नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगी, वो एज इट इज रहेंगे। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रस्ट लगने के लिए, आयरन के ऊपर कोरोजन होने के लिए, रस्ट लगने के लिए एयर एंड वाटर दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर टेस्ट ट्यूब ए में हम देख सकते हैं कि ये जो आयरन नेल्स हैं इनमें हमने वाटर भी, जो टेस्ट ट्यूब ए है इसमें हमने वाटर भी डाल रखा था एंड एयर भी प्रेजेंट थी। तो ये जो आयरन नेल्स हैं इनके पास वाटर भी था एंड एयर से भी एक्सपोज थे, तो दोनों चीजें थी, इसलिए इन आयरन नेल्स के ऊपर क्या लग गया, रस्ट लग गया, जंग लग गई। जबकि टेस्ट ट्यूब बी एंड सी में दोनों एयर एंड वाटर प्रेजेंट नहीं थे। यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बी में आप देख सकते हो कि इन आयरन नेल्स में हमने ये
बॉइल्ड वाटर डाल रखा है, लेकिन यहाँ पर एयर नहीं है, बिकॉज ये लेयर ऑफ ऑयल जो यहाँ पर हमने डाली थी ना, इस वजह से जो एयर यहाँ पर प्रेजेंट है वो इस पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाई। अब एयर तो नहीं है, तो एयर की वजह से यहाँ पर, एयर की ना होने की वजह से जो आयरन नेल्स हैं उनके ऊपर जंग नहीं लगा, सिर्फ यहाँ पर वाटर प्रेजेंट था। हमने वाटर को बॉयल क्यों किया था, हमने यहाँ पर बॉइल्ड वाटर डाला। बॉइल्ड वाटर इसलिए डाला ताकि जो भी मॉइस्चर है, जो भी डिसॉल्व्ड एयर पहले ही वाटर में प्रेजेंट है, वो सारा चला जाए। ठीक है, देन हमने बॉइल्ड वाटर डाल दिया, लेकिन उसके बाद ऑयल की लेयर डाली, जिस वजह से जो एयर है वो अब इसमें फर्दर डिसॉल्व नहीं हो पाई। ओके, इस वजह से इन आयरन नेल्स के ऊपर जंग नहीं लगा। एंड टेस्ट ट्यूब सी में हम देख सकते हैं कि ये आयरन नेल्स में हमने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाला, तो इस ड्राइंग एजेंट ने क्या किया, एयर में से जो मॉइस्चर प्रेजेंट था उसे सोख लिया। मतलब सिर्फ ड्राई एयर यहाँ पर प्रेजेंट है, वाटर कंटेंट तो है ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर आयरन नेल्स के ऊपर जंग नहीं लगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जंग लगने के लिए, रस्ट लगने के लिए, कोरोजन होने के लिए एयर वाटर दोनों के रिक्वायरमेंट है, वो दोनों से एक्सपोज होना चाहिए, जो कि टेस्ट ट्यूब ए में हुआ। इसलिए यहाँ पर सिर्फ टेस्ट ट्यूब ए में ही रस्ट लगा, नॉट इन टेस्ट ट्यूब बी एंड सी। ठीक है, तो ये हमने कंक्लूड किया अपनी लास्ट एक्टिविटी 3.14 से। ओके, सो दिस वाज द लास्ट एक्टिविटी ऑफ आवर चैप्टर। हमने सारी एक्टिविटीज को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।